तो मेरे फौज में जाने का मेरा बड़ा क्रेज था। मैं जब भी कोई फौजी निकल के जाते थे ट्रैक पे, आप देखते हो कि बच्चे होते थे तो हाय बाय करते थे उनको, तो वो भी करते थे। तो उसमें फिल्म के बारे में बहुत खबर होती थी। मैंने कहा यार ये किया जा सकता है, ये बढ़िया काम है, इसमें फोटो वोटो खूब छपते हैं एंड ऑल। तो उसको हम पूरे दिन उस 2.5 मिनट की स्टोरी के लिए दिन भर बैठ के देखते थे कि यार ये हमारी खबर आएगी और ये पीटीसी आएगी। बहुत बहुत लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टिंग की, क्राइम शोज किए और क्राइम की खबरों में जीने लगे। फिर तो आप सोचेंगे कि मैंने एंटरटेनमेंट की भी एंकरिंग की है, मैंने क्राइम की भी एंकरिंग की है, मैंने न्यूज से लेकर चीजें सीखी। तो 9 बजे का एक संबंध मेरा आज का नहीं है, बल्कि ये 1.5 दशक पुराना है। तो 9 बजे का मैंने शो करने लगा, प्राइम 9 करके हुआ करता था। और जितने मेरे बॉसेस रहे हैं, मैंने सिर्फ उनका दिल काम से जीता है। कॉर्पोरेट में कुछ काम किया जाए, और कॉर्पोरेट में बड़ा मजा है, लिंक भी बड़े अच्छे होते हैं, और वहां की जो दुनिया है बिल्कुल इस जर्नलिज्म की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है। सरफराज, जैसा कि आपने बताया कि आपको ग्राउंड पे बहुत मजा आता है, आपने बताया कि आपने एंकरिंग भी की, आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन जो ग्राउंड पे मजा है वो कहीं नहीं। रिपोर्टर्स के अगर लिहाज से देखें, अगर रिपोर्टिंग के लिहाज से देखें, जो कोरोना की जो सेकंड वेव थी, कोरोना की फर्स्ट वेव थी, वो समय काफी टफ था। बंगाल चुनाव थे और आप जी हिंदुस्तान में उस समय काम कर रहे थे, बंगाल चुनाव आप कवर कर रहे थे। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे उस समय के कुछ अनुभव जानना चाहूंगा कि क्या चुनौतियां, क्या जिम्मेदारियां, और एक आपने बात कही कि दोस्ती यारी, तो चुनौतियां, संघर्ष तो उस समय भी आपके सामने आए होंगे। आनंद जी, ये वाकई है, क्योंकि हम जिस पेशे में काम कर रहे हैं, हमारा जो पेशा है ना, वो रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना है। मैं हमेशा अपने आप को मैं कहता हूं, मैं न्यूज रूम में खड़ा होता हूं कि हम पढ़े लिखे मजदूर हैं। ये जो हम हम्म। कोट पहन रहे हैं ना, ये हमारी दिहाड़ी का है। हमें दिहाड़ी लगानी है, मजदूरी करनी है, और रोज अपने आप को साबित करना है। क्योंकि हमारे साथ एक दिन नहीं है कि हमने एक दिन काम कर लिया 10 दिन बैठ के खाएंगे। हमारे पास पल पल का जीना है, पल पल की। अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है, आपको पल पल काम करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपने आप को दूसरों से अलग करना पड़ेगा। तो हम पढ़े लिखे मजदूर हैं, क्योंकि हमने स्टूडियो में अपने आप को साबित किया, हमने ग्राउंड में अपने आप को साबित किया, और लगातार चूंकि काम कर रहे हैं, जैसा आपने किया कोविड का। देखिए, कोविड चूंकि मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अचंबा था। आप यकीन करना, जब हमें चूंकि जर्नलिस्ट है, नेटवर्क था, हमें ये पता चला कि यहाँ पर इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला, तो हमें लॉकडाउन का भी नहीं मालूम था कि लॉकडाउन क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो हमारे जो आप जैसे तमाम साथी थे, बोले यार लॉकडाउन लगने वाला है, इसकी बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बोला यार इंडिया में कैसे लॉकडाउन लग सकता है, लग ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता यार। इंडिया एक अलग कंट्री, एक अलग चीज है, यहाँ बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब कुछ दिन के बाद वाकई में जब लॉकडाउन लगा, तो हमें भी एहसास हुआ। जिस दिन पहला दिन मोदी साहब ने जब कहा था कि यार एक दिन के लिए सब बंद कर दो, तो हम चूंकि सड़कों पे थे, लोग शाम को भी अरे बोले यार एक दिन का, तो उन्होंने एक्सरसाइज की, वो एक्सरसाइज कामयाब हुई। क्योंकि हम तो रिपोर्टर थे, हमें तो स्टूडियो से बाहर एंकर थे, तो हमें फील्ड में जाना था। तो पहले दिन ही जब हम फील्ड में गए, तो यार हम तो बड़ा सन्नाटा पड़ा, हम अपने ही शहर के रास्तों को भूलने लगे। जब लॉकडाउन का पहला दिन था, मुझे याद है कि पहला दिन जब लॉकडाउन का था, तो मैं घर से निकल गया, खुद ड्राइव करके मैं पार्लियामेंट की तरफ जा रहा था कवरेज करने के लिए। तो इंडिया गेट के आसपास में रास्ते भटक गया कि मैं कौन हम्म। से रूट पे जाऊं, चूंकि रूट तो याद नहीं था कि यार इस रूट से जाएंगे, तो ऐसा चूंकि रोज के जाने वाला, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी दुनिया में चले गए। तो खैर वहां से हमें रिपोर्टिंग करनी थी, आपको मास्क लगाना था, ग्लव्स पहनना, चूंकि दहशत थी। अब मेरे घर में मेरी 2 छोटी बेटियां, अब सोचिए मैं उनके साथ ज्यादातर वक्त गुजारता था, चूंकि काम भी करना था। तो आप आनंद भाई सोचिए कि उस समय दिल्ली में रिपोर्टिंग करना, फिर मजदूरों का पलायन होना, उनके बीच में जाना, और कोविड का इतना ज्यादा कहर, घर वाले भी डरने लगे। मतलब इतना बुरा मंजर था कि मैं अगर आपको बताऊं या मेरे जैसे दूसरे साथी बताएं, तो सबकी रूह कांपती है। तो उसी दौरान हमको बंगाल इलेक्शन में भी जाना था, तो बंगाल इलेक्शन में हम लोग गए। बंगाल इलेक्शन में हमने खूब काम किया। आप जानते हैं कि कितने लेवल पे, चूंकि एक इलेक्शन में कवरेज करना कितना मुश्किल काम होता है। और चूंकि मैंने लंबे वक्त तक इलेक्शन कवरेज किए हैं, चाहे वो आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, देश में मोस्टली चुनाव जहां चुनाव होते हैं मैंने कवर किए हैं।
मोदी साहब की जितनी रैलियां होती थी, अमित शाह जी की, वो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि सैफी तुमको कवर करना, रेस्पॉन्स अच्छा मिलना। एक तो चूंकि नेशनल चैनल में टीआरपी की जंग और फिर प्रेजेंटेशन का मामला, तो जो मेरे बॉसेस थे टाइगर ने हमें खासतौर से उसी चीज में लगा कर रखा। आप सोचिए कि इतना बुरा हाल था कि हमें खुद को भी बचाना है और काम भी करना है। जैसे मैंने कहा कि हम मजदूर हैं, हमें दिहाड़ी करनी है, तो मैं हर दिन प्रूफ करना है। अब आप सोचिए आनंद जी कि सुबह को मैं तकरीबन 5 बजे उठता था, अपनी फजर की नमाज पढ़ी, होटल में नमाज पढ़ के फिर गाड़ी में बैठ गए, आधा घंटा 2 घंटा नींद पूरी करी। अब सुबह 7 बजे से मैं लाइव देखता था, 7 बजे लाइव, 8 बजे लाइव, 9 बजे लाइव, 10 बजे लाइव, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर रात को अपना शो भी करना है। और उसके बाद तब जाके छुट्टी मिलती थी। तो ये हालत हो जाती थी कि पता नहीं आज हमारे पैर बचे कि नहीं बचे, या हाथ बचे कि नहीं बचे। क्योंकि जब आप नेशनल चैनल में काम करते हो तो वहां मारा मारी बहुत होती है, और खासतौर से आज के दौर में। तो मैं इसीलिए मैं रीजनल चैनल्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा होती है। आप एक छोटा स्टेट है, सारे लोग आपके टेलीफोन पर है, आपके सीएम से लेकर और नीचे तक, सिपाही से लेकर आपके डीजीपी तक, आपके सब लाइन पर रहते हैं, आप इजिली कनेक्टिविटी हो जाती है। अब चूंकि इतने बड़े चैनल्स में रहना, फिर टीआरपी लाना, फिर शो क्रिएट करना, फिर आपका लोगों के बीच में उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करना, तो बहुत मुश्किल काम होता था। तो उसी दौरान कोविड में मेरे 2-3 साथी बीमार हुए। मैं उनका नाम लेना भी चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और वो ऐसा मंजर था आनंद भाई कि मतलब शायद वो अगर आज जिंदा है, वो अगर आज मैं उनको टीवी पर देखता हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत सारे चैनल चलते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। प्रत्युष, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि उनके वो शायद नहीं बच पाते। हमारी एक साथी और थी लक्ष्मी करके, वो भी उनकी हालत थी। रोहित रंजन थे, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ये 3-4 साथी ऐसे थे हमारे कि मतलब इनका बच पाना बहुत मुश्किल काम था। और आप सोचिए कि प्रत्युष का मैं जिक्र करूंगा, आज वो बहुत अच्छे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि जब उनको कोविड हुआ था तो वो रूम से नहीं निकलते थे। अब उनको जबरदस्ती पकड़ के ले जाके हॉस्पिटल में ले जाना, उनको लिटाना, उनका ट्रीटमेंट कराना, और खासतौर से जो हमारे बॉस थे टाइगर, वो लगातार इस बात का ख्याल रखते थे। उनकी एक इंसानियत थी, देखिए बड़ी अच्छी चीज थी कि उन्होंने हर इंसान को इंडिविजुअली फोन करके पूछते थे कि तुम कैसे हो। मुझे मालूम था कि मेरा साथी कोविड से बीमार है, लेकिन मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे मालूम है मेरी एक साथी फीमेल है, उनको कोविड हो गया, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। मुझसे जितना बना इंसानियत के नाते मैंने किया। और उसके बाद मैं खुद इतना ज्यादा बीमार हो गया कि मुझे खुद को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एडमिट हुआ मैं। और डॉक्टर ने बोला कि साहब इसकी हालत ठीक नहीं है, और ये जो है चूंकि मैं अमित शाह साहब के रोड शो में था, और उस रोड शो में मैं कवर कर रहा था, चूंकि गर्मी उस समय बहुत ज्यादा थी बंगाल में, तो मेरे को इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हुई कि मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल में बड़ा एडमिट कराना पड़ा। और वो मंजर ऐसा था कि डॉक्टर ने भी कहा दिया कि साहब इसको यहाँ 15-20 दिन एडमिट कराना पड़ेगा। बट चूंकि मैं अभी भी, चूंकि मैं देसी आदमी हूँ, तो जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं इंजेक्शन और दवाई से भागता हूँ। मैं दवाई और इंजेक्शन बहुत ना की बराबर इस्तेमाल करता हूँ। और हम देसी तरीके से जो हमारे इलाज होते हैं, खासतौर से जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में चटनी रोटी लोग खा लेते हैं, तो मैं उस तरीके से अपने आप को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने खाने का बड़ा शौकीन हूँ। तो ये सब जानते हैं। बोले अगर सरफराज कहीं है तो वो कहीं खाने के लिए कोई होटल ढूंढने गया होगा, कहीं खाना बड़ी मनपसंद का बनाया होगा, या उसको मालूम है किसी ढाबे पर होगा, तो वहां खुद उनके किचन में घुस के कहेगा भैया मेरे को ऐसा ऐसा बना कर दो। क्योंकि मुझे बनाना आता नहीं, बट मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। तो बहुत सारी चीजें से गुजरे। लेकिन ये था कि जब मेरे दोनों साथी ठीक हो गए, वो अपने अपने घर चले गए, रोज उनकी खबर लेते रहे, तो वहां से फोन आता था, भाई मुझे उम्मीद नहीं है मैं बच पाऊंगा। तो एक तो उनकी टेंशन, ऊपर से अपनी टेंशन, क्योंकि मैं भी खुद बीमार था, मेरे साथियों ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मेरी बड़ी मदद करी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि साहब आप लिख के दे दो कि आपको कुछ होगा तो आप जिम्मेदार होगे। मैंने साहब मैं लिख के दूंगा, लेकिन मुझे अपना शो करके जाना है। मैंने अपने बॉस को फोन किया कि मैंने, बॉस बोले तबियत ठीक नहीं है, सैफी को रेस्ट दे दो। क्योंकि क्या था कि एक तो नॉन स्टॉप शो चल रहा था, वो कंटिन्यू। और मेरे ख्याल से मुझे याद है कि 150 दिन से ज्यादा उस शो के हो चुके थे। बिल्कुल 200 दिन, और 200 दिन तक। हाँ, तो मुझे उस शो की कनेक्टिविटी नहीं तोड़नी थी। एक तो चूंकि लोगों को रोज उम्मीद थी कि रात को 9 बजे आएगा, कुछ ना कुछ करके जाएगा। एक शो की एक फॉर्मेट था कि आपकी वजह से हुआ। मेरे घर में बहुत बीमारी भी हुई, मेरे रिलेटिव में कई सारे लोगों की डेथ भी हुई, कई सारे लोगों की मुश्किलात भी हुई, मैं खुद भी बीमार रहा। लेकिन मैंने अपना शो नहीं छोड़ा, मैं एवरीडे शो करता रहा। और कंटिन्यू शो करने के बीच में आप सोचते हैं कि 9 बजे किसी इतने बड़े इंडस्ट्री में, खासतौर से नेशनल चैनल में 9 बजे में अपने शो को एस्टेब्लिश करना,
और इस्टेब्लिश करके आपको उनकी बराबरी में खड़ा होना एक तो टफ था, और फिर दूसरी बात ये कि यार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब मैं वो शो करता था तो मेरे सामने दो ही बड़े चैलेंज होते थे कि यार 9 बजे में इतने सीनियर लोग हैं, उनके उनके बीच में आकर अपने आप को खड़ा होना, अपनी पहचान बनानी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह की, चूंकि मैंने और मेरी पूरी टीम ने, राष्ट्रवाद की पूरी टीम ने रात दिन मेहनत की, चूंकि तरीके मैं जानता ही था पहले से कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे ब्रांडिंग करनी है, चूंकि मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ और चूंकि मैंने आउटपुट पर लंबे समय तक काम किया, मैंने इनपुट पर लंबे समय तक काम किया, तो मुझे मालूम था कि हमें इस शो को कैसे हिट कराना है। तो मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने मुझे फ्री हैंड छोड़ा कि सैफी को जो करना करो। वो हर दिन एक नई लाइन देते चले गए, उस लाइन के जरिए लोगों में कनेक्टिविटी होती चलेगी। आपको याद होगा आनंद भाई, आपने वो तस्वीरें भी देख लोगी कि किसान बॉर्डर पर मेरी पोस्टर लगा दिए गए, डोगी नंबर 1, डोगी नंबर 2, डोगी नंबर 3, डोगी नंबर 4। आप सोचिए कि वो जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें सुधीर जी का फोटो था, रजत शर्मा जी का फोटो था, उसमें अर्नब गोस्वामी जी का फोटो था और मेरा फोटो था। और आप सोचिए कि डोगी नंबर 1 मुझे बनाया गया था, डोगी नंबर 2 उसमें सुधीर जी का जिक्र था, अर्नब गोस्वामी जी को 3 नंबर पर, रजत शर्मा जी को रखा गया था। अब आप सोचिए कि मैं जब भी, मेरे को इतने फोन आने शुरू हो गए, मेरी हालत खराब है, चूंकि आप जानते हैं कि यार जब इंसान एक धर्म से जुड़ा होता है, रिलीजन माइंड ज्यादा होता है, चूंकि मैं नमाजी परहेजगार हूँ, मैं चूंकि हाजी नमाजी हूँ, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला रहेगा और ये सब चीजें, चूंकि मुझे आए दिन धमकियां मिलनी शुरू हो गई, खुले तौर पे मुझे धमकी मिलती थी कि मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मेरे घर को जलाने की धमकी एंड ऑल सारी चीजें ये होती गई। तो मैं रोज ये बातें अपने ऑफिस में अपने कुलिक से बोलता था, तो वो भी परेशान रहते थे, चूंकि शो का फॉर्मेट ऐसा था। तो एनीवे वो धीरे धीरे पहचान बनती गई। तो जब मैं टिकैत साहब के यहाँ, चूंकि हमें बड़ा प्यार मिलता था पहले किसान आंदोलन में, तो उसके बाद में एकदम सडनली हमारी बड़ी हुई, तो जितने भी वेस्टर्न यूपी के किसान थे, तो मैं जानता था कि किसानों को कैसे मैनेज किया जाता है, चूंकि मैं खुद वेस्टर्न यूपी का था और बाबा टिकैत साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। तो बाबा टिकैत साहब उस जमाने में जब जगह जगह आंदोलन करते थे, जगह जगह वो रोड ब्लॉकेज करते थे, रेल रोको अभियान चलाते, तो वो जानते थे और उनके परिवार के लोग जानते थे कि यार ये लड़का ऐसा नहीं है, ये इसका काम है। मैंने उनको भी तमाम कोशिश करी, मतलब देखो साहब ये मेरी नौकरी है और मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी थोड़ी है। तो उसके बाद में फिर मैंने अपने बॉस से बात की, बॉस ने बोला यार ऐसा है, चलो भाई राकेश टिकैत कर दो। किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, वो इतनी जबरदस्त लाइन हिट हो गई कि मतलब कि मुझे उनको निशाना भी साधना है और बचना भी, तो उसके जरिए मैं बचा। आप सोचोगे कि मैं एक जमाने तक मैं वेस्टर्न यूपी नहीं गया कि मैंने, क्योंकि मुझे उन्होंने खुले तौर पर वार्निंग दे दी गई, मुझे अलग अलग जगहों से फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी में था और अलग अलग जिलों में, जितने भी वेस्टर्न यूपी के जिले हैं, चाहे सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो या अपना बिजनौर हो, या जितने भी जिले हैं, वो सब मुझे, चूंकि वहां मेरी बहुत कनेक्टिविटी है, तो बोले यार सरफराज इधर मत आना, लोगों में तुमको लेकर बड़ी नाराजगी है। बोला भाई क्या नाराजगी है, मेरा शो है। अच्छा मजे की बात ये देखो कि वो लोग गाली भी देते थे और आज शो को शो भी देखते थे, और उसका फायदा चैनल को और मुझे दोनों को। ऐसा नहीं है कि खाली चैनल को ही फायदा हुआ, मुझे भी बहुत फायदा हुआ। तो इससे ये बात कही गई कि नेकी नेक 9 कोस और बदी 100 कोस, क्योंकि मेरी जो पहचान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में रही है, क्योंकि मैंने वहां बड़े सिंक होकर काम किया है, वहां के नेताओं से मैं वेल कनेक्टेड रहा हूँ, जैसे सेंट्रल में मैं कनेक्टेड हूँ। तो वहां से भी बहुत फोन आने के, बोले यार देखो काम है। फिर क्योंकि मैं क्राइम का इंसान हूं, तो तमाम पुलिस ऑफिसर्स से, पुलिस के तमाम लोगों से मेरी अच्छी रिलेशन है, आज भी है। तो उन्होंने भी कहा कि यार क्या कर सकते हो, नौकरी है हमारी। तो मैंने ये कोशिश करी अपने किसान भाइयों को समझाने की। तो मैं रोज बोलता था, मैं अपने किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये टैगलाइन रोज मेरे को मिलने लगी टाइगर की तरफ से। तो मैंने कहा कि चलो यार इसका बीच का कोई रास्ता निकालो। तो इस तरीके से वो चीजें होती गई, वो शो भी हिट हुआ, वो चैनल भी बहुत ज्यादा हिट हुआ, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। और चूंकि एक तो चैनल का प्राइम टाइम शो था, चैनल का जो हमारी टैगलाइन थी, उस टैगलाइन के नाम पे वो शो था राष्ट्रवाद, और फायदा बहुत हुआ। और हालांकि बाद में बहुत अब जब मैं जाता हूँ वेस्टर्न यूपी में अलग अलग लोगों से, तो बड़ा मुझे सुनने को भी मिलता है कि देखो यार कि कैसे कैसे हमने वो वक्त किया। तो मैंने उनको यही समझाया कि देखिए वो काम था मेरा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी ड्यूटी थी। मैंने जैसे कहा कि मैं ये कोट पहनकर एक मजदूरी करने वाला आदमी, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी मेहनत में स्टूडियो में करता हूँ, उतनी मेहनत मैं फील्ड में भी करता हूँ।
क्योंकि स्टूडियो और फील्ड दोनों बहुत अलग चीज है। आप स्टूडियो में रहकर टीपी पढ़ सकते हो, टीपी रीडर हो सकते हो, लेकिन आप फील्ड में जाकर आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, आपको सिर्फ चीजें बेचनी आनी चाहिए। तो मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि जो मेहनत मैंने शुरुआत में की, उस मेहनत का मुझे बहुत फायदा मिला, और फायदा मिलते 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 मैं आज आनंद भाई आपके सामने हूँ। और ये कोई वो नहीं है कि मैं एक दिन में या 2 दिन में, इसके लिए मुझे बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ी, रात दिन मुझे जागना पड़ा। और आप जानते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सोचता था कि यार ये लोग सुबह को 6 बजे उठकर रात को 12-12 बजे तक कैसे सो जाते हैं। हालांकि मैं भी ऐसी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके प्रेशर में और आपके प्रेशर में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो चीज वहां भी करते थे, वो चीज यहाँ भी करते हैं। तो यानी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती उससे ज्यादा उसका संघर्ष होता है। जी सरफराज, अगर आपके व्यक्तित्व को देखें तो आपके व्यक्तित्व का एक पहलू तो आप एंकर हैं, आप रिपोर्टर हैं और आप अब एडिटर इन चीफ भी हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी है और वो है स्पिरिचुअल। आप काफ़ी धार्मिक हैं, आपने बताया कि आपने हज किया हुआ है, आप 5 वक्त के नमाजी हैं, आपकी जो माँ थी वो भी 5 वक्त की नमाजी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ जाते हैं तो सरफराज वहाँ होते हैं, प्रधानमंत्री जब काशी जाते हैं तो सरफराज वहाँ होते हैं। तो सरफराज एक मुस्लिम हैं, दिवाली आप केदारनाथ में मनाते हैं, आप सोशल मीडिया पे पोस्टर्स, आप माफ़ कीजिएगा पिक्चर्स भी आप शेयर करते हैं। तो क्या आपकी व्यक्तित्व का जो एक पहलू है, क्या ये जो आपकी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, वो अचानक से कहीं आपको कुछ ऐसा हुआ एहसास, या एक निरंतर एक यात्रा जो आपकी चल रही है? आनंद जी देखिए, बड़ा अच्छा और आपने दिलचस्प ये सवाल किया है। मुझे लगता है कि आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम मजहब को फॉलो करता हूं। तो अगर ये एक इंडिविजुअल मामला होता है, हालांकि सार्वजनिक नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको जवाब दूं। चूंकि आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो उस धर्म की चीजों को आपको फॉलो करना आपका फर्ज है, आपको कंपलसरी है। मैं इस्लाम मजहब को फॉलो करता हूँ, इस्लाम मजहब को मानता हूं, तो उसको फॉलो करना, उसका कंपलसरी करना मेरा फर्ज है। मसलन मैं इस्लाम मजहब में पैदा हुआ हूँ, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे नमाज पढ़नी मेरी फर्ज है, कंपलसरी है, जो मैं बचपन से पढ़ता हूँ, कोई नया नहीं कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, 4-5 साल की उम्र में, हम लोगों को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे आपको भी सिखाई जाती हैं। रोजा रखना हमारे बचपन से ही था, जब मैं होश में आया तो मैंने रोजे रखने शुरू किए, आज तक मैं रोजे रखता हूँ। कुर्बानी बचपन से होती है, मैं आज भी करता हूँ। हज, चूंकि जो बाहैसियत लोग हैं, अल्लाह ने या ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने जिसको दिया है, वो 4 धाम यात्रा करता है, उसी तरीके से मैं हज पे जाता हूँ। तो ये जो भी चीज है, ये मुझे मेरी वालिदा से मिली है, मेरे परिवार से मुझे मिली है। जैसे मैंने कहा कि मेरी वालिदा की शुरुआत सुबह को फजर की नमाज से होती थी, जो अर्ली मॉर्निंग होती है, और उससे पहले हमारे यहाँ एक स्पेशल नमाज होती है, तहज्जुद की नमाज। जैसे आप लोगों के अलग अलग मंदिरों में रात को 3-3:30 बजे के पास में एक विशेष पूजा होती है, और वो सिर्फ उसका मतलब ये होता है कि आपको नमाज, चूंकि आप एक धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये आप पे फर्ज है, मतलब ये आपको करना है। और ये मेरे पर नहीं, हर मुसलमान पे है, हर ईमान वाले पर है, कि अगर कोई इस्लाम मजहब में पैदा हुआ है उसको नमाज पढ़ना कंपलसरी है, तब तो वो ईमान वाला है, मुसलमान है इस्लाम मजहब में। अगर नहीं पढ़ता तो उसको उसकी जवाब देना पड़ेगा, ये उसका इंडिविजुअल मामला है। रही बात, जैसे आपने हज का जिक्र किया, तो मैं इस्लाम मजहब को फॉलो करता हूँ और आप सोचिए कि मैं उसको मानता हूं, तो मेरा एक फर्ज है मेरे ऊपर कि मुझे हज पे जाना है। आप सोचिए कि मेरी बेटी जब 6 महीने की थी, वो गई थी, मैंने देखो उनका, आपने देखा होगा कि वो फोटो भी लगा रखा था, और उनकी डीपी मैंने अभी भी बना रखी है। तो आप सोचिए कि मेरी दोनों बेटियां, ये देखिए मेरी जो बेटी है इसकी डीपी मैंने लगा रखी है, 6 महीने की थी। तो ये 6 महीने की जब इनकी उम्र थी तब इन्होंने वहां गई थी। मेरी दूसरी बेटी भी बहुत छोटी थी तब भी वो गई। तो बेसिकली ये एक धार्मिक जो मसला है, ये एक निजी मामला होता है, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे इस दुनिया से जाना है, आपको मरना है। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर आए हैं, और आप जानते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं, चूंकि मैं सनातन धर्म के लोग बहुत है, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन से नमाज कुरान पढ़ता रहा हूँ, मैं बचपन से, मेरे तमाम दोस्त रहे हैं, और आप सोचिए कि मेरे 99% दोस्त जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वहां हुई है। मीडिया में मेरे मुस्लिम कितने, 1 या 2 साथी होते, बाकी 99 साथी मेरे नॉन मुस्लिम हैं। और सोचो कि मेरे घर से जब टिफिन जाता है तो मेरे सारे के सारे साथी जो नॉन मुस्लिम हैं, हम एक प्लेट में बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि मेरी परवरिश गांव में हुई है।
जैसा आनंद आप भी जानते हैं कि आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको गांव में नहीं मालूम होगा, कोई भी इंसान निकल कर जा रहा है, अगर कोई नॉन मुस्लिम है या हमारे हिंदू भाई हैं, ताऊ राम राम, ये आम बात है, चचा सलाम, है ना। तो ये आम बात है गांव में। तो मेरी परवरिश ऐसी जगह से हुई है। जैसे मैंने कहा कि नमाज मैं बचपन से पढ़ता हूँ, कुरान मैंने बचपन में पढ़ा है। आप सोचिए कि मैं यहाँ हूँ और ये भगवत गीता मेरे पास है, और मैं इसको पढ़कर एक बार मैंने पढ़ लिया और दूसरी बार समझ लिया, क्योंकि बचपन से मैंने कुरान पढ़ी है, मैं कुरान को जानता हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। अब आप सोचिए कि मैं एक मुसलमान होकर मैं भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ, गीता के सार को समझ रहा हूँ। तो मुझे जो मजहब की जो चीजें हैं वो दरअसल हर चीज एक ही कहती है। आप कुछ भी करिए, धर्म एक ही चीज सिखाता है, इंसानियत। इंसान से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। चाहे आप नमाज पढ़ो, चाहे आप कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ। जैसा आपने जिक्र किया कि अब जैसे कि मैं आपने दिवाली का जिक्र किया, आप सोचिए कि मैं दिवाली पर जब हमारे साथी चैनलों में अपने घर पे छुट्टी होते थे तो हम टिकर चलाते थे, हम ब्रेकिंग चलाते थे, हम न्यूज बना के चलाते थे कि यार तुम लोग जाओ, तुम्हारी दिवाली है, मैं बुलेटिन कर दूंगा। जब हमारी ईद होती थी, यार तुम छुट्टी पर जाओ, चूंकि मैं अकेला मुसलमान होता था तो मुझे ईदगाह से जाके लाइव करना होता था, बोले यार तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो हमने वो भी वक्त देखे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि आनंद भाई, आप हूं या मैं हूं या कोई भी इंसान हो, वो इंसान इस दुनिया में एक इम्तिहान के लिए आया है। इम्तिहान में आप जितना अच्छा करोगे इतना अच्छा आपको फल मिलेगा। एंड ऑफ द डे हर किसी को मरना है। कोई मजहब लड़ना नहीं सिखाता है, कोई मजहब आपस में एक दूसरे की बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई मजहब किसी की गीबत चुगली पीठ पीछे बुराई करना नहीं सिखाता है, कोई भी मजहब किसी को गलत काम करना नहीं सिखाता है। और जो मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, चूंकि ये सार्वजनिक मंच है, कि अगर कोई इंसान अपने धर्म को ईमानदारी से फॉलो कर ले तो ना तो खून खराब होगा, ना किसी का नुकसान होगा, ना किसी का बुरा होगा। लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, हर जगह मिलेंगे आपको, 19-20 हर कहीं लोग मिलेंगे, इक्का दुक्का लोग हम मिलेंगे, चाहे वो कट्टर मुसलमान हो या कट्टर हिंदू हो, वो देश के लिए खतरे में है। अब मान लीजिए आपने जैसे इस्लाम मजहब की बात की, मेरा मजहब इस बात की मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने मुल्क में रहूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करूं। मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं जिस मुल्क में रहूं उस मुल्क के कानून को मानूं। मेरा मजहब इस बात की इजाजत देता है कि हर धर्म की इज्जत करूं। अब जब मैं जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूं बचपन से, जहां मैंने आंख खोली है, तो मैं हर किसी की इज्जत करूंगा। भाई मेरे लिए बाबा केदारनाथ उतनी है जितने आपके भी हैं, भगवान राम आपके भी उतनी है जितने सबके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर 1,64,000 दूत आए हैं, पैगंबर जब इनको बोलते हैं, तो हमारे कोई भी हो सकते हैं। तो हम किसी मजहब के बारे में क्यों कहें। आप सोचिए कि अगर मैं केदारनाथ के दरबार में गया, मैं बाबा केदारनाथ के दरबार में गया, जितना मेरा एक हिंदू दोस्त जानता है इतना बाबा केदारनाथ के बारे में मैं भी जानता हूँ। तो देखिए आनंद जी, यही है कि जितना मेरे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई एक दूसरे के बारे में जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। क्योंकि मुझे अपना मानना यह है कि जो सनातन संस्कृति है हमारे देश में, तो वो बहुत पुरानी है। और जो हमारे आप जैसे दोस्त भाई हैं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी का लंबा वक्फा गुजारा है, तो यही इंसानियत है कि आपको मिलकर रहना है। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। हमें अपने हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं भूलना है। आप जब पहले देखोगे जो गांव के लोग हैं, अभी तो लोगों के अंदर थोड़ा सा हिंदू मुसलमान वाली चीजें आ गई हैं, लेकिन उस जमाने में मुझे नहीं लगता कि किसी को हिंदू मुसलमान कौन था क्या था मुझे नहीं पता। आज भी क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी जगह हुई है कि मेरे आज भी पूरा गांव नाना, पूरा गांव नानी, पूरे गांव की लड़कियां मेरी मौसी, पूरे गांव के लड़के मेरे मामू। और सोचो कि उस गांव में सिर्फ 4 से 5 घर मुस्लिम परिवार के थे, तो आपके जहन में कैसे आ सकता है। यानी आपकी शादी ब्याह से लेकर आपके हर गांव में जो गांव की तहजीब है, जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति, वो एक ही है। तो मेरा अपना मानना ऐसा है, मैं अपना सोचता हूँ, अगर मेरे जहन में कोई ये भी कहेगा कि आनंद भाई अच्छे नहीं है, आनंद भाई अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं मान सकता। क्योंकि इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। भाई हम जब दिवाली साथ मनाते हैं, होली साथ मनाते हैं, ईद साथ मनाते हैं, बकरीद साथ मनाते हैं, या हमारा जो भी जो बाकी जो धार्मिक त्योहार है साथ मनाते हैं, तो वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब आप सोचो कि मैं केदारनाथ में रहकर, बाबा के दरबार में रहकर भी मैं नमाज पढ़ सकता हूँ और मेरे हिंदू भाई मेरा इंतजाम कर रहे हैं। आप सोचिए कि फजर की नमाज के लिए मैं उठा और पानी इतना ठंडा था कि अगर मैं उंगली डालता तो पता कि उंगली कट के गिर गई।
और सोचो कि मेरा एक साथी, उसने मुझे वजू के लिए पानी ला के दिया। मैं अभी काशी में था, मैंने गंगा में वजू करके नमाज पढ़ी, मेरे साथी वहां पर थे, और सोचो कि जहां आरती होती है उसी के पास में मैंने आके नमाज पढ़ी। तो मसला, आप ये बात सारे हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, ये बात हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं, नए नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंसानियत, इंसान के अंदर जिंदा रहना जरूरी है। तो आनंद भाई, ये चीज बचपन से है, अभी से नहीं है, और मैं जब तक इंशाल्लाह जिंदा हूं, मैं ये कोशिश करूंगा, अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो मैं खड़ा हो जाता, अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है और अननेसेसरी हो रही है, ये मेरी आदत है, मैं खड़ा हो जाता। क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी जिंदगी में यही कहा, अगर मुझे मालूम है कि यार इस इंसान के साथ गलत हो रहा है और ये इंसान कोशिश कर रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, देख ऐसा मत कर, क्योंकि इसके बेचारे की कोई पारिवारिक जिम्मेदारी होगी या होगा, तो ये हमारा एक फर्ज बनता है। और ये सब चीज तब आएंगी जब आप धर्म से जुड़े होते या इंसानियत से जुड़े होते, और यही सीख कुरान देती है, यही सीख भगवत गीता देती है, और यही सीख दूसरे जो धर्म की किताब है वो देती है। तो मुझे लगता है कि इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है कि हर इंसान की इज्जत करो, हर मजहब की इज्जत करो, कानून की इज्जत करो, और जो मेरा मजहब भी कहता है। और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, मीडिया प्रोफेशनल के नाते मैं मोदी साहब को कंटिन्यू कवर करता हूँ, मोदी साहब की रैलियां से लेकर तमाम रोड शो कवर कर रहा हूँ, चूंकि आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है। तो मुझे हालांकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना। मेरा, चूंकि मेरा जो काम है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, और जो मेरा पर्सनल दीन का काम है, जो मेरे मजहब का काम है, वो उसको मैं अपनी इज्जत कर रहा हूँ। चूंकि वो तो इंडिविजुअल अलग मामला, चूंकि ये मामला ऐसा था जो आपने पूछा, मुझे लगता है कि इसको बताना चाहिए, और हर किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। आप ये देखिए आनंद जी, जब मैं केदारनाथ गया, तो बाबा केदारनाथ के दरबार में मुझे 70 नहीं 80% यूथ नजर आया। और ये बात मैंने उनसे कही, पूछी कि देखिए यूथ के अंदर कितना बदलाव आया है। मैं काशी में मौजूद था, मैं काशी में मैंने बहुत दौरे किए, पहले भी रहे, अभी भी रहे। आप देखिए वहां भी बहुत ज्यादा यूथ में परिवर्तन आ रहा है। तो अब चूंकि यूथ जो है इस चीज को समझ रहा है, और जितना यूथ पढ़ेगा, लिखेगा और धर्म से जुड़ेगा, इंसानियत वापस उसी जो हमारे मोहम्मद साहब कहते हैं ना कि हिंद से खुशबू आती है, तो वो यही है। क्योंकि एकता की एक मिसाल है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क, इतनी यहाँ की संस्कृति, इतना अपनापन दुनिया के किसी देशों में नहीं मिलेगा। मैं तो दुनिया के बहुत देशों में ट्रैवलिंग की है, काम से भी और कारोबार की हैसियत से भी, लेकिन जितना मजा मुझे हिंदुस्तान में आता है, चाहे रहने में, खाने में, दोस्तों में, हर चीज में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आ सकता। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ, जितने लोग फौरी तौर के लिए विदेश जाते हैं वहां जरूर खुश रहेंगे, लेकिन वापस उनको अपना वतन, अपना देश, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर याद आता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तहजीब है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। आप कहीं भी जाइए, कुछ दिन के लिए आप वहां जरूर एंजॉय करेंगे, लेकिन जो मजा हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं मिलेगा। सरफराज, चर्चा का मेरा आखिरी सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि जी हिंदुस्तान एक बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, वहाँ पे आप प्राइम टाइम करते थे, राष्ट्रवाद नाम का शो करते थे, सुपरहिट शो था, शमशेर जैसे बॉस आपके साथ थे। तो इतनी युवा उम्र में जहाँ लोग अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि यार बस एक चैनल में किसी तरह से टिकें, आपने एक नया चैनल लॉन्च करने का जोखिम ले लिया। तो पहले तो ये शुरू यात्रा कहाँ से हुई, और इसी सवाल का एक दूसरा हिस्सा कि लॉन्चिंग में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आनंद भाई देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं हर चीज में हर पल कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। जैसा आपने भी कहा कि हर किसी का एक मकसद होता है कि नौकरी करनी, अच्छी सैलरी मिलनी और अपनी जिंदगी गुजारनी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, और ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है अभी, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से जो काम किए हैं, वो मैं और मेरा परिवार बहुत शान और शौकत की जिंदगी अपनी गुजार सकता है। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं, और बहुत मेरे कोई शौक बड़े हैं नहीं, है ना। तो जैसा आपने कहा कि देखिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का भरोसा मुझ पे हिंदुस्तान ने किया, वहां के बॉसेस ने किया, पुरुषोत्तम जी ने किया, उनके तमाम जो मैनेजमेंट के लोगों ने मुझ पे किया, वो काबिल तारीफ था। और मैंने ईमानदारी से, शिद्दत से मैंने वो काम किया। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है।
तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। मैंने जितने दिन भी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा, बहुत ईमानदारी से काम किया। आज भी मेरी सबसे बात होती है, आज भी मेरे सबके साथ वैसे रिश्ते जैसे थे वहां पर, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दो तो, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि आप यहाँ इतना बड़ा शो छोड़कर, इतना प्राइम टाइम शो छोड़कर, मुझे अपना लगता है कि कोई चीज बड़ी छोटी नहीं होती है, कोई चैनल बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, बस काम करने का तरीका आपको होना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक इंडिविजुअली एक नया चैलेंज था। ऐसा नहीं था कि मैंने चैनल लॉन्च पहले नहीं किए, मैंने 8-10 चैनलों में मैं लॉन्चिंग टीम का अहम हिस्सा रहा हूँ, और अच्छे तरीके से मैं इनपुट से लेकर आउटपुट से लेकर हर चीज की बारीकों को समझता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि इतना लंबा वक्फा गुजार दिया मैंने इस इंडस्ट्री में, तो मैं इस काम की बारीकी जानता हूँ। जब ये मेरे पास ऑफर आया, तो मैंने जैसे कहा कि मैं कुछ चीजों लेकर बहुत इमोशनल होता हूँ। मैं या तो मुझे करना या फिर नहीं करना, मुझे कोई मेरे माइंड को सेट नहीं कर सकता कि सरफराज तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मैं अपने जो मेरे दिल में आएगा मैं कर सकता हूँ। मुझसे कोई काम दुनिया का कोई इंसान जबरदस्ती नहीं करा सकता। प्यार से मेरी जान ले लेगा मैं दे दूंगा, ये मेरी फितरत में शामिल है। और मेरे दोस्त जो करीबी लोग जानते हैं, उनको पता है ये मूड ही है, इसके मूड में अगर इसको खाना खाने के लिए, अगर इसको खाना खाने के लिए पटना जाना पड़ेगा तो जाएगा। इसको मालूम है कि अगर इसको यहाँ से मुंबई जाना है तो जाएगा। इसको मालूम है कि सरफराज को अगर वहां जाना है तो जाएगा। बट मुझे कन्विंस करना एक बड़ी चीज है। तो जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, जिन लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई, तो मैं इनसे इंप्रेस हुआ। और नो डाउट, देखिए, अगर कोई इंसान, जब मैं पैदा हुआ हूं, वो इंसान उस जमाने में दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर अपना नाम कराया और बड़ा उन्होंने काम किया। जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, सरकार के लिए, सरकार को माफी चाहूंगा, उन्होंने अपने तमाम जो लोग हैं उनके लिए काम किए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंसान ने जमीन से उठकर, एक छोटी सी दुकान से उठकर एक इतना बड़ा छोटा सा दुकान करा। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां से हर सब्जेक्ट में टॉप किया। उस जमाने में जब हम पैदा हुए, तो कोई चीज आपके मुतासिर कर देती है किसी इंसान को। तो अब मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई में चीजें चलाना चाहते हैं और चीजें इनके मुताबिक नहीं थी, या लोग इनको अच्छे नहीं मिले। तो एनीवे, वो चीज मेरे पास आई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ मुझे कुछ टाइम का टाइम दीजिए। मैंने डिस्कस किया एक दो लोगों से, तो हमेशा जो भी होता है कि यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे एक दो बार और बातचीत हुई, कन्विंस हुआ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं। तो बहरहाल मेरे अंदर एक आदत है कि जब मैं किसी चीज का कमिटमेंट कर देता हूँ या किसी चीज का मैं भरोसा देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। तो मैंने भरोसा दिया था कि मैं चैनल इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर लॉन्च करके दूंगा। मैं इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन जो है, जो टेलीविजन की स्क्रीन है, क्योंकि मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, मैंने स्क्रीन पर बहुत काम किया, क्योंकि मैं आउटपुट में अच्छा काम कर चुका हूँ। तो स्क्रीन की हमारी जब डे 1 बात हुई, तो मैंने कहा कि हम स्क्रीन ये रखेंगे। बोले मुझे ऐसी स्क्रीन चाहिए। मैंने कहा हम ऐसी नहीं, हम इससे 1 गुना अच्छी देंगे। तो वो बात हुई। फिर कंटेंट को लेकर बात हुई, क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूँ, आउटपुट का आदमी रहा हूँ, मैनेजमेंट का आदमी रहा हूँ, तो मैं तीनों चीजों की भाषा को समझता हूँ। तो फिर मैंने दिमाग में टारगेट सेट किया कि मैं किन चैनलों के बीच में आऊंगा और किन चैनलों के बीच में मेरी फाइट होगी। मैंने कुछ दिन आराम से उन चैनलों को सोचा समझा, जो एक कॉर्पोरेट स्टाइल में जिसे वर्क कहते हैं। मुझे लगा कि ये चैनल मेरे कंपटीशन में रहेगा, ये चैनल मेरा कंपटीशन में रहेगा, ये चैनल मेरा कंपटीशन में रहेगा। उन चैनलों को पूरा बाकायदा मैंने रिसर्च किया, उनकी खामियां और उनकी जो ताकत थी वो मैंने समझी। फिर उस हिसाब से मैंने टीम बनानी शुरू करी। आप ये देखिए कि जिन 5 चैनलों से मैंने कंपटीशन के लिए ये टीम तैयार की, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी स्क्रीन देखिए, मेरे चैनल की स्क्रीन देखिए, और इस टीम की जो मेहनत है, वो वाकई में पिछले 1 महीने में, जिस कम संसाधनों में, जितनी कम चीजों में इस स्क्रीन को, इस टीवी को चला दिया, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि दुनिया की कोई टीम, दुनिया का कोई लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जज्बा था। और आप सोचो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 3-3 बजे तक आनंद भाई काम किया। आप सोचो कि जो आप चैनल का हमारा लोगो देख रहे हो, मैं जिस जगह बैठा हूँ, रात को 3-3:30 बजे में उसी बैठकर उसी समय चैनल का लोगो डिजाइन मैंने किया। और हमारे फिर नाम जब हम टैगलाइन में दे रहा था इस चैनल के लिए, तो बहुत सारी हम पे काम किया। तो मेरी एक आदत है, जब मैं बहुत चीजें, जब मुझे बहुत सजेशन मिल जाते हैं, मैं सुनता सब क्यों, करता अपने मन क्यों। ये मेरी एक गंदी आदत कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मैं इस चीज को बड़ा वो करता हूँ। तो फिर मैं उठता, घूमता फिरता, रात को तकरीबन 2:45 बजे के आसपास वो पेपर मेरे पास रखा हुआ, आप हंसोगे देख कर अगर दिखाऊंगा तो मैं। तो
लगभग रात के 3:26 के आसपास रहे होंगे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने इस चैनल का लोगो डिजाइन किया इस स्टाइल में, अगर आपको दिख रहा हो। तो ये मैं यहाँ बैठा, फिर मैं रात भर ऐसे ही बैठा रहा, मेरे साथी थे ये बैठे रहे, ये पेपर था यहाँ पर। तो फिर मैंने क्या किया, नहीं यार इसको ऐसा नहीं, हम ऐसा करते हैं। तो ये मैंने लिखा कि यहाँ पर इस कलर को देना, इस कलर को देना, और फिर यहाँ राष्ट्र के पास करके यहाँ मैंने साइन कर दिए। तो मेरी एक आदत है, मैं जब कोई काम करता हूँ, उसे लॉक करता हूँ, तो नीचे अपने साइन करके छोड़ देता हूँ और उसे साइड पर रख देता हूँ। ये बचपन से आदत है। तो फिर उस हिसाब से काम किया। तो मेरे कुछ साथी थे, बोले नहीं यार कुछ और रख ले, बोले नहीं नहीं यही करना है और ये बिकेगा, ये बिकेगा। तो मेरे साथी जो थे वो बोले यार ऐसा नहीं, हम इसमें ऐसा कर ले, बोले नहीं अब ये फाइनल कर दिया मैंने, तो हम इसी पे काम करेंगे। फिर मैंने जब अपने मैनेजमेंट के लोगों से डिसीजन लिया कि मैंने कहा मैं ये नाम फाइनल कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप फ्री हैंड है, आप करिए। तो अच्छी बात ये रही कि मुझे फ्री हैंड छोड़ा, फिर मैंने टीम डिजाइन की, फिर लोग उस हिसाब से क्रिएट किए। तो अब कम से कम जो मेरी टीम थी, जो मेरी टीम की स्ट्रेंथ थी, जो मैंने प्रोग्राम बनाए थे, तो आज कम से कम उस चीज का आप लोग टेलीविजन के जरिए उस चीज को देखते हैं। मुझे भी बहुत सारे फोन आते हैं कि बोले नहीं सरफराज तुमने अच्छा काम किया, अच्छे शो डिजाइन किए हैं। टीम में मेरे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के, चाहे हमारा मैनेजिंग एडिटर हो, चाहे पशुपति जी हो, चाहे हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनीष अवस्थी जी हो, या बाकी जो साथी थे, एक एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो टीम हमने सिंक करके चली, परिवार की तरह लेकर चली। और वो परिवार की तरह जब एक चैलेंज लिया कि नहीं हमें ये काम करना है, इसको हमें उठाना है, क्योंकि सब अच्छी जगह से आए, मैं भी एक अच्छी जगह से आया हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं वाकई भी अच्छी जगह से आए। तो हमने फिर उसी को एक चैलेंज लिया कि बोले नहीं, जब हमने कोई चीज की जिम्मेदारी ली है ईमानदारी से हम करेंगे। अच्छा, हमारे सामने चैनल को लॉन्चिंग करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, मार्केट में आना था, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग जानते हैं, चूंकि मीडिया इंडस्ट्री आप जानते हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो रिस्क, जो डिसीजन हमने लिया वो लिया, और पूरे मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, बोले नहीं ठीक है जो करना है आप करिए। तो चाहे वो हमारे एमडी हो, चाहे हमारे सीएमडी हो, चाहे हमारे जो दूसरे साथी हो, उन तमाम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया। और पूरा सपोर्ट करने के बाद में ये चैनल यहाँ तक पहुंचा। जब चैनल लॉन्च हुआ तो आपने देखा, जब स्क्रीन की बात हुई तो लोगों ने सराही। आपने भी मुझे फोन करके मुबारकबाद दी कि सरफराज जी बड़ा अच्छा चैनल आपका दिख रहा है। और जब रात को 9 बजे जब हमारा शो आया, तो वो शो उसी अंदाज में आया, तो जो बहुत सारे व्यूवर्स थे उनके फोन आए। तो एटलीस्ट जो चीजें हमें चाहिए थी हमें मिली। एटलीस्ट इस टीम ने एज ए कैप्टन के नाते जो मैंने मेहनत, और मेरी को पायलट से लेकर जो मेरे जो तमाम क्रू मेंबर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। और इसमें नो डाउट मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया उस समय के लिए। और क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट था वो चाहता था कि नई चीजें चलनी चाहिए और अच्छी चलनी चाहिए। होप सो इसी हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारे पास कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी अगर आप देखेंगे तो कहीं से कहीं तक कम नहीं है। तो हमने कोशिश की कि हम चीजों को बेहतरीन करें। और आज इंडस्ट्री में ये चैनल भी खड़ा है, इंडस्ट्री में एक टीम भी खड़ी है। और आप जानते हैं कि हर चैनल का एक अपना इतिहास और भूगोल होता है, कब तक है वो ईश्वर जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सरफराज, और न सिर्फ मेरी ओर से बल्कि मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपकी न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह से निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर हों। आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत जी आपका, और समाचार फॉर मीडिया, जो कि हमारे देश की एक बहुत मशहूर और बहुत साफ सुथरी इमेज वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइट है जो बेहतरीन काम करती है मीडिया के लिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने ये वक्त मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, न्यूज़ इंडिया के लिए निकाला। मैं आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मेरे लिए भी फख्र की बात है, मेरी टीम के लिए भी फख्र की बात है। तो मैं समाचार फॉर इंडिया की टीम को, न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से, न्यूज़ इंडिया परिवार की तरफ से, इस मैनेजमेंट की तरफ से आपका इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करते रहे। थैंक यू। नमस्कार।